जरूरी एनिमेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसको हम लोग देख लेते हैं। और एनिमेशन का जो नाम है वो है डीएनए टू प्रोटीन, आप लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इस एनिमेशन को गौर से देखना और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको पॉज करके देखेंगे। जितना एनिमेशन हम लोग पढ़ते जाएंगे उतने का हम लोग एक्सप्लेनेशन भी लेते जाएंगे एंड उसके बाद एक सिंगल गो में हम दोबारा से पूरी पूरी एनिमेशन को एकदम फास्ट समरी के साथ सुनते रहेंगे। ऑलराइट, चलो भाई फटाफट से शुरू कर देते हैं। देखिए डीएनए टू प्रोटीन, अब एक सेल है ना। अब उस सेल के अंदर आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियस। क्यों भैया जी? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है डीएनए। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, आई होप नोटिस की होगी, है ना भाई? मिल जाओ भैया, थोड़ा सा ना इसका क्लिकर का इशू है बट मैं देखता हूँ इसको कैसे स्लाइड किया जा सकता है। एक सेकंड हो जाओ भाई, यहाँ पे करना है। इसका टेस्ट थोड़ा खराब हो रखा है, आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अब ये थोड़ा सा पुराना बोर्ड है इसीलिए। अब भाई अब एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में जाने से पहले एक चीज देखना भाई, हाँ पोर्स आप लोग एकदम सही कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छेद। तो जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग 2D में ड्रॉ करते हैं, है ना। और उसमें हम लोग बोलते हैं कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहाँ पर फ्यूज हो गई है वहाँ पे कुछ पोर्स बन गए हैं, छेद बन गए हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा। यहाँ पर ये पोर्स 3D में एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इस न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो फूल खिला हुआ है ये फूल एक्चुअल में क्या है? ये आपका रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हुआ है इसे आप क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। बोलेंगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। बोलेंगे किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सब प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि वहां राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पांसिबल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा पार्ट जिस पे राइबोसोम्स नहीं है तो वो स्मूथ अपीयर होगा, उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? एस फॉर स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स बनाएगा। तो लिपिड कहां बनते हैं? आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन्स कहां बनते हैं? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिली, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंदर चलते हैं, ये छेद है, इनसे भी अंदर घुस गए हम। इसके अंदर है क्रोमोसोम। अगर हमारा ये डिप्लॉइड सेल होता तो इसमें कितने क्रोमोसोम देखने को मिल रहे होते? सर 46 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे होते, या आप ये कहते सर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे होते। 23 क्रोमोसोम्स आपके मदर से आते हैं, आपके पास 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम्स आपको अपने न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको एक क्रोमोसोम बड़ा करके दिखाया हुआ है और यहाँ कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में क्या है? ये डीएनए है जो बहुत बढ़िया तरीके से पैक हो रखा है और तब जाके इस प्रकार की अपीयरेंस आ रही है। मैगी नूडल्स जैसी अपीयरेंस आ रही है भैया। यहाँ पर ऐसा लगता है किसी चीज को गूंथ के रख दिया है, राइट। तो ये जो गुथाई हुई है यहाँ पर किसकी हुई है? डीएनए की हुई है। पतला सा आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना उसको लपेट दिया गया है उसी पर बहुत ज्यादा बार। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी लोग स्वेटर बनाती थी पहले, है ना, तो ऊन से स्वेटर बनाती थी। तो ऊन का एक स्ट्रैंड अगर आप ले लो तो बहुत पतला दिखाई देगा, लेकिन उसी ऊन का गोला बना दे तो बहुत ही ज्यादा वो बड़ा दिखाई देगा। और बहुत सारी ऊन एक छोटी सी जगह पर पैक हो जाएगी। अगर आप ऊन को फैलाना चाहो तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप अगर उसे बहुत अच्छे तरीके से गूंथ दें तो बहुत छोटे इलाके में ही बहुत ज्यादा ऊन को आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं उसका गोला बना करके। सिमिलरली हमने डीएनए का गोला बना दिया है एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में किस चीज को गूंथ रखा था जो मैंने दिखाया? ये आपको खुलता हुआ दिख रहा है ना, यानी किस चीज की गुथाई से क्रोमोसोम बना था? खुलता हुआ दिख रहा है। ये क्या था? आपका डीएनए था, राइट। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? नाम बताइए फटाफट। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये डीएनए आपको डबल स्ट्रैंडेड लिपटता हुआ दिखाई, तो क्या दिखाई दे रहा है? ये डीएनए आपको डबल स्ट्रैंडेड लिपटता हुआ दिखाई दे रहा है इस टिक्की के आसपास। ये टिक्की क्या है? क्या ये स्टोन ऑफ टमर नहीं है? स्टोन ऑफ टमर के अराउंड जब डीएनए लिपट जाए तो क्या इसको न्यूक्लियोसोम नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं सर। तो ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम भी फिर पास आ जाते हैं और आपका एक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बन जाता है और उसको जब आप और कंडेंस करते हैं तो पूरा क्रोमोसोम बन जाता है। देखिए जर्नी को, देखिए कितना प्यारा डायग्राम है। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डीएनए पहले बहुत खुला खुला था, इसको मैंने क्या कर दिया? फिर आपका ऑक्टामर के अराउंड लपेट दिया तो ये थोड़ा सा आपका कॉइल हो गया, आपका थोड़ी कम जगह में ज्यादा डीएनए आ गया। फिर ये जो आपके न्यूक्लियोसोम थे इनको भी मैं पास ले आया तो छोटी जगह में और ज्यादा डीएनए आ गया। फिर इन बहुत सारे क्रोमेटिन्स को भी मैंने बहुत टाइटली पैक कर दिया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की मदद से और ये और टाइट हो गए और बढ़िया हो गए एंड अल्टीमेटली आपका क्रोमोसोम तैयार हो गया। तो डीएनए से क्रोमोसोम की जर्नी जो पैकेजिंग है ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। जस्ट एक रिवीजन उसका हुआ है। तो ये आपका डीएनए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो किस तरीके से पैक होता है, राइट। स्टोन ऑफ टमर आपको दिखाई दिया है। तो ये आपका डीएनए था। देखो पूरा डायग्राम देखो, ये आपका डीएनए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ना। एक आपका ये जो पिच है इसमें कितने 10 बेस पेयर आपको देखने को मिल रहे थे, है ना। ये आपकी 360 डिग्री का जो टर्न है इसमें 10 बेस पेयर आपको देखने को मिल रहे थे। ये डीएनए ये आपका आगे चल के कॉइल हुआ तो न्यूक्लियोसोम बनाया, फिर क्रोमेटिन बनाया, फिर क्रोमोसोम बनाया। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है जीन। क्रोमोसोम तो बहुत बड़ा है भैया, क्रोमोसोम में तो बहुत सारा डीएनए पैक है, पर क्या डीएनए का हर टुकड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, डीएनए का हर टुकड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। कई बार डीएनए में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो किसी काम के नहीं है, जो कोई प्रोटीन नहीं बनाते। डीएनए का वो टुकड़ा जो आगे चल के प्रोटीन बनाता है, जो आगे चल के कोई फंक्शनल आरएनए बनाता है, किसी प्रकार का डीआरएनए बना रहा है, किसी प्रकार का आरएनए बना रहा है, एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है, वो हमारे लिए जीन कहलाता है। तो यहाँ पर जीन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लेट्स से डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हमने जीन कह दिया। अब ये जीन एमआरएनए कैसे बनाएगा, प्रोटीन कैसे बनाएगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर आ गया आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर कौन आ गया? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आ गया मतलब डीएनए से आरएनए बनाएगा। डीएनए पे है दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा, जिसे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा, एक स्ट्रैंड कोडिंग होगा। आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे डीएनए पे स्लाइड करता जाएगा, मूव करता जाएगा, टेम्पलेट डीएनए को वो आरएनए में कन्वर्ट करता जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, खुद ही हेलिक्स को खोल रहा है। आरएनए पॉलीमरेज धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, खुद ही हेलिक्स को खोल रहा है, यानी कि यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम की जरूरत नहीं है। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये सीखा कि जैसे ही आपको डीएनए को खोलना होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हेलिकेज अनवाइंडेज कहते हैं। लेकिन जब हमने आरएनए पॉलीमरेज की पढ़ाई शुरू की थी तब हमने ये सीखा था कि आरएनए पॉलीमरेज में होती है 3 की शक्ति। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन और ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन, तीनों के तीनों काम आपका एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही कर सकता है। अगर ये सिग्मा के साथ बाइंडेड है तो सिग्मा जैसी हरकतें करेगा, है ना। इनिशिएशन कराएगा, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। अगर ये रो के साथ बाइंडेड है तो रोना शुरू कर देगा, टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को कि भैया इससे आगे हमसे नहीं चला जा रहा, रास्ते में ही रो देगा। और यहाँ पर अगर ये अकेला है तो इसका नाम ही है आरएनए पॉलीमरेज। तो जब अकेला है तो इसका काम ही क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए को पॉलीमराइज करना, आरएनए को बनाना। तो उस टाइम पे अकेला इलोंगेशन कर रहा होगा। सिग्मा फैक्टर के साथ इनिशिएशन, रो फैक्टर के साथ टर्मिनेशन, अकेला है तो इलोंगेशन, तीनों काम अकेला आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, किसी और हेलिकेज एंजाइम की जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़ा, बेस पेयरिंग यहाँ पर कैसी होती है भैया? डीएनए से आरएनए बन रहा है। नॉर्मली अगर आप देखें तो ये अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये अगर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है तो ए टी के साथ बाइंड करेगा, सी जी के साथ बाइंड करेगा, टी ए के साथ बाइंड करेगा, जी सी के साथ बाइंड करेगा। सिंपल है, ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है, जी सी के साथ। अब आरएनए में तो टी होता नहीं है तो यहाँ क्या होगा? ए यू के साथ बॉन्ड बनाएगा और सी जी के साथ वो कॉमन रहेगा, सी और जी वाला फैक्टर। ए बस यू के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जहाँ पे इस डीएनए में टी था इसके सामने ए आएगा, ए था इसके सामने यू आएगा, सी के सामने जी के सामने सी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए के सामने यू। इस तरीके से डीएनए को पढ़ पढ़ के मैं आरएनए बनाता
बताता जाऊंगा। देखो सी के सामने जी आया, एटी सीजी एडी जीसी एयू एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था इस पे आरएनए आपका बनता चला जाएगा। मस्त आरएनए बना और ये आरएनए जो है अब आपका तैयार हो गया। इसे हम कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इसको इसलिए कहा गया क्योंकि अब ये मैसेज देता है प्रोटीन बनाने के लिए, है ना। इसके पास मैसेजेस हैं, इसके पास इंफॉर्मेशन है, इसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। लेकिन मेरे दोस्त यूकैरियोट्स में क्या होता है? सर यूकैरियोट्स में पहले एचएनआरएनए बनता है जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है। एचएनआरएनए मतलब हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद क्या करनी पड़ती है? प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। 5 प्राइम एंड पर गैप लगानी पड़ती है 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। आपका 3 प्राइम एंड पर टेलिंग करनी पड़ती है। 200 से 300 रानू मंडल की टेल लगानी पड़ती है। ऐसे 200 से 300 लगाने पड़ते हैं और इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है स्प्लाइसिंग से। तो स्प्लाइसोसोम कांसेप्ट भी यहां पर हमारा क्लियर होता है। तो उसके बाद एमआरएनए बनता है। लेकिन हां, एमआरएनए बनेगा जरूर, कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता। एमआरएनए हम लोगों ने बना लिया है भैया जी, एकदम एमआरएनए बना। ये एमआरएनए का प्यारा सा स्ट्रैंड आपको देखने को मिल रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एमआरएनए, है ना। अब हमने क्या कर दिया? यहां पे बीच-बीच में छोटे-छोटे टुकड़े थे, उनको काट-काट कर जोड़ दिया। अब हमने क्या किया? न्यूक्लियर पोर से बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया, ट्रांसपोर्टेशन। अगर यूकैरियोट की बात हो रही है, यहां पे एक टॉपिक को थोड़ा सा मिस कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता है यूकैरियोट्स में, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो आपका एमआरएनए जब बना, अब उस एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए कहां भेजोगे आप? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड कौन है बाहर की साइड? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम। राइबोसोम है तो इसका मतलब वो है प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन बनने के लिए तो फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। तो इस एमआरएनए को हमको न्यूक्लियस से बाहर धक्का दे करके साइटोप्लाज्म में भेजना पड़ेगा। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर पोर से आपका एमआरएनए बाहर जाता है। प्लस अब समझ लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटीन की जरूरत है, बहुत जरूरत है सर भाई। न्यूक्लियस में डीएनए पॉलीमरेज की भी जरूरत है रेप्लिकेशन के लिए, हेलिकेज की भी जरूरत है, आरएनए पॉलीमरेज की भी जरूरत है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स ही तो हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है ये न्यूक्लियस में कैसे आए? न्यूक्लियस में तो प्रोटीन बनता ही नहीं है भैया, इन्हीं छेदों के थ्रू। समझ लीजिए साइटोप्लाज्म है, ये एमआरएनए बाहर आया, इस साइटोप्लाज्म में एमआरएनए से प्रोटीन बना। लेट्स से एमआरएनए बनाता है डीएनए पॉलीमरेज। तो एमआरएनए जैसे ही बाहर निकला साइटोप्लाज्म में, ये क्या बना लेगा? राइबोसोम की मदद से डीएनए पॉलीमरेज बना लेगा। अब उस डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत कहां है? सर न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इन छेदों के थ्रू न्यूक्लियस में घुस जाएगा। यानी ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं दीस आर टू वे पोर्स। पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, टू वे पोर है ये। एमआरएनए को प्रोटीन में अगर कन्वर्ट करना है तो एमआरएनए को बाहर धक्का देने के लिए भी कौन काम आ रहा है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और कोई प्रोटीन बन गया है तो उसको न्यूक्लियस में एंट्री देने के लिए भी कौन काम आ रहा है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो चाहे आरएनए को बाहर भेजना हो, चाहे प्रोटीन को अंदर लाना हो, न्यूक्लियस के ये पोर कॉम्प्लेक्स काम आते हैं।